नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है। मैं आज एक बार फिर आपके सामने हूँ, खास करके जब ये साल खत्म होने वाला है। वैसे भी आप हम सबके मन में होता है कि अगला साल कैसा होगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। तो चलिए आज चर्चा करते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में अगले साल क्या होगा, क्योंकि उस युद्ध से बहुत कुछ दुनिया के कोने कोने पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि पत्रकारिता से अलग क्या मैं ज्योतिष बन गया हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक रिपोर्टर हर दिन की घटनाओं को गौर से देखता है, अलग अलग तारों को जोड़ने की कोशिश करता है और फिर उससे आने वाले समय में क्या हो सकता है इसका एक अनुमान बताता है। तो मैं आज एक वही अनुमान कोशिश कर रहा हूं और इसके लिए मैंने आधार लिया है पुतिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। 19 दिसंबर को मॉस्को में एक अलग इवेंट हुआ। नॉर्मली ऐसे इवेंट होते नहीं हैं, लेकिन वो एक अलग किस्म का इवेंट है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हर साल के आखिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग होती है। सामने में बहुत से देसी विदेशी पत्रकार होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन से भी सवाल लिए जाते हैं, फ़ोन कॉल्स खोले जाते हैं, वहाँ से भी सवाल होते हैं। कुछ आम लोग भी होते हैं जिनको स्पेशली बुलाया जाता है। वैसे क्रेमलिन की तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए मुझे भी बुलाया गया था, लेकिन मैं अपने कुछ काम की वजह से मॉस्को नहीं जा पाया। लेकिन पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने गौर से देखा। 4.5 घंटे का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। दर्जनों किस्म के सवाल थे, अलग अलग तरह के सवाल पूछे गए। उसमें बहुत से सवाल पश्चिमी देशों की मीडिया संस्थानों की तरफ से पूछे गए, जिसका पुतिन ने भी बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन सवाल पूछने दिया गया। हालांकि मैं सोचता हूं कि क्या आज की तारीख में किसी रूसी मीडिया नेटवर्क के रिपोर्टर्स को किसी पश्चिमी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इस तरह बेबाकी से सवाल पूछने देंगे, जैसा पुतिन ने बीबीसी या दूसरे पश्चिमी देशों की मीडिया के साथ किया। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा कि पुतिन ने इन सवालों के जवाब में क्या क्या कहा है, और उससे आपको बहुत हद तक अंदाज़ा लगेगा कि इस साल के बाद, अब क्योंकि ये साल तो अब खत्म हो गया, अगले साल यानी 2026 में क्या ये युद्ध चलता रहेगा, क्या शांति बनेगी और क्या इसका विस्तार होगा। और अगर इसका विस्तार होगा तो क्या रूस और यूरोप के बीच जंग होगी, और अगर रूस और यूरोप के बीच जंग होती है तो क्या फिर इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पुतिन के सारे सवालों में से ज़्यादातर सवाल रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ ही था, और जिसमें पुतिन ने साफ तौर पर एक बात तो कह दी है कि रूस अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। और रूस की मुख्य तौर पर जो शर्तें हैं उसको आप 2 हिस्से में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन पहली शर्त तो यही है कि रूस अपनी सुरक्षा के लिए नाटो के विस्तार को किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर चाहे आप इसे ये कहें कि यूक्रेन की नाटो में सदस्यता हो का मसला हो, या फिर जिस तरह से आजकल एक नया प्लान तैयार किया गया है कि यूरोपीय देशों की सेनाएं यूक्रेन में आ जाए सुरक्षा गारंटी के तौर पर, तो पुतिन ने इन सब बातों को खारिज कर दिया कि इस कीमत पर तो हम युद्ध नहीं रोकेंगे। दूसरी बात है कि पुतिन का कहना है कि वो भी चाहते हैं कि आने वाला साल यानी अगले साल शांति हो, कोई युद्ध ना हो, यूक्रेन में उनकी भी सेनाएं वापस यूक्रेन से लौट कर आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब तब हो पाएगा जब रूस को भी उसी आदर भाव से पश्चिमी देश देखेंगे जिस आदर भाव से रूस चाहता है कि पश्चिमी देशों से देखें। अब आप और हम सब जानते हैं कि ना ऐसा रूस और यूरोप के बीच में होने वाला है, और अगर नहीं ऐसा होने वाला है तो ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो अब दुश्मन कौन होगा। तो पुतिन पहले भी ये बात कहते रहे कि यूक्रेन में उनके ऑपरेशन का तरीका थोड़ा अलग है। यूक्रेन में वो सर्जिकल किस्म का ऑपरेशन कर रहे हैं, एहतियात वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, और इसीलिए आपको 4 साल बाद भी लगता है कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा क्यों नहीं किया। पुतिन या रूस की माने तो ये उनका इरादा है भी नहीं कि पूरा कब्जा करना है। उनका इरादा यही है कि रूस के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और उसके बाद फिर जो भी पश्चिमी देश के हथियार आते जाएंगे उसको ख़त्म किया जाए। इस दरमियान जो भी सैनिक लड़ाई के मैदान में आते जाते हैं वो मारे जाएंगे। तो ये तो यूक्रेन का ऑपरेशन है। लेकिन अब ऐसा लगता है, पुतिन के 19 दिसंबर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल भाव ये था कि अब सारा फोकस यूक्रेन से शिफ्ट होकर यूरोप में जा रहा है, और दिख भी यही रहा है। जिस तरह की गतिविधियां हो रही है रूस में, यूरोप में, अमेरिका में, यूक्रेन में,
बहुत अलग अलग जगह पर। वैसे यूरोप से याद आया कि इस साल भारत में 26 जनवरी की जो मुख्य अतिथि हैं वो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर और दूसरे यूरोपीय नेता होंगे। तो भारत ने तो शक्ति संतुलन को दिखाते हुए पहले पुतिन की मेज़बानी की और अब 26 जनवरी के मुख्य अतिथि के तौर पर हम यूरोपीय नेताओं को यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन जो रिश्ता भारत का रूस से या यूरोप से है, उससे अलग रूस और यूरोप के बीच मैंने आपसे कई बार शेयर किया है कि रूस और यूरोप के बीच का जो रिश्ता है वो सदियों पुराना है, जिसमें प्यार भी है, मोहब्बत भी है, दुश्मनी भी है, खून से लिखे हुए इतिहास भी हैं, धोखा है, छल है, कपट है, सब तरह की बातें हैं। और आज की तारीख में रूस और यूरोप के बीच के रिश्ते एक बार फिर उसी तूफानी दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। और इस भरोसे की कमी की वजह से कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी का मतलब तबाही, विध्वंस, जो कुछ भी आप सोच लें। क्योंकि रूस और यूरोप जब दोनों आपस में लड़ेंगे, देखिए ज़्यादातर जानकार आपको कहेंगे कि यूरोप के पास ताकत नहीं है, लेकिन एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर मेरी राय थोड़ी अलग है। पहली बात तो यह है कि यूरोप को बाकी दुनिया के लोग जितना कमज़ोर समझते हैं वो मत समझें। एक बॉलीवुड की फिल्म थी सनी देओल की, जिसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जब वो कहते हैं कि इन हाथों ने हथियार रखना छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने चलाना भी ये भूल गए हैं। तो वही यूरोप के साथ है। आखिर पहला विश्व युद्ध किसने किया था, दूसरा विश्व युद्ध किसने किया था, या उससे पहले भी अगर आप देखें तो 2000 साल का यूरोप का जो इतिहास है वो खून से, तबाही से, युद्ध से, रक्तपात से भरा पड़ा है। तो वैसी स्थिति में ये सोच लेना कि अब यूरोपीय देश लड़ने लायक नहीं है, ये सही नहीं है। बल्कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद लड़ने का जिम्मा अमेरिका को दे दिया था। एक तरह से कहें अमेरिका को अपना सेनापति बना दिया था, और खुद वो अपने दूसरे तरह की राजनीति में व्यस्त थे। लेकिन अब जबकि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिया कि भैया तुम्हारा युद्ध तुम जानो, हम नहीं मतलब रखते हैं, तो अब यूरोप उसके लिए तैयारी कर रहा है। इस तैयारी के लिए यूरोप को समय चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि 2028-29 तक अगर युद्ध होगा तो युद्ध की संभावना बनेगी। लेकिन यही सवाल जब पुतिन से पूछा गया कि यूरोप रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन 2028-29 में वो लड़ेगा, तो पुतिन ने कहा था कि हम तो आज भी तैयार हैं, अगर यूरोप जंग चाहता है तो हम आज भी लड़ने को तैयार हैं। एक दिलचस्प सवाल पुतिन से पूछा गया, वो सवाल था कैलिनिनग्राद को लेकर। दुनिया के नक्शे पर आप देखेंगे तो कैलिनिनग्राद बाल्टिक सी में मौजूद एक छोटा सा आइलैंड है, जो पोलैंड और बाल्टिक देशों के यानी लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया के ज़्यादा करीब है और रूस के मुख्य भूभाग से दूर है। मैं खुद भी कैलिनिनग्राद गया हूँ। वहाँ पर रूस के बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। वहाँ पर रूस ने अपने परमाणु हथियार रखे हैं। वहाँ पर मैंने रूस के न्यूक्लियर सबमरीन भी देखे थे। और माना यह जाता है कि जब रूस और यूरोप के बीच जंग होगी तो सबसे पहले यूरोपीय देश कैलिनिनग्राद पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। वैसे कैलिनिनग्राद जर्मनी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय के बाद आप कहें बतौर गिफ्ट, उपहार के तौर पर रूस को ये दिया गया था, और तब से रूस ने वहाँ पर अपने सैन्य ठिकाने पहले बनाए। फिर वहाँ रूसी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वो आज रूस का हिस्सा है, लेकिन वो रूस के मुख्य भूभाग से अलग है। तो पुतिन से जब कैलिनिनग्राद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि अगर यूरोपीय देश कैलिनिनग्राद को ब्लॉकेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो रूस के मुख्य भूभाग से दूर है और बाल्टिक सी में एक छोटा सा आइलैंड है, तो सबसे पहले उसको कब्जा में लेने के लिए उसको चारों तरफ से नाटो देश घेरने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो फिर हम यूरोप के खिलाफ युद्ध शुरू कर देंगे। पुतिन जब ये बात कह रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ठीक ये उसी तरह की बात है जो जब साल 2021 में पुतिन ने यूक्रेन को लेकर कहा था कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने जाएगा तो हम युद्ध शुरू कर देंगे, और फिर वही हुआ। यूक्रेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध शुरू किया। यूरोप के साथ भी क्या कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बनती है कि अगर यूरोपीय देश किसी बहाने कैलिनिनग्राद पर की तरफ कुछ भी मूवमेंट करते हैं तो वैसी स्थिति में रूस को लगेगा कि वो कैलिनिनग्राद पर कब्जा करना चाहते हैं,
और फिर जंग शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं कहूँ कि यूरोप के साथ रूस की रेड लाइन क्या है, तो यूरोप के साथ रूस की पहली रेड लाइन कैलिनिनग्राद है, कि जिस दिन कैलिनिनग्राद को घेरने की कोशिश यूरोपीय देश करेंगे, नाटो के सैनिक करेंगे, उसी दिन रूस और यूरोप के बीच जंग शुरू हो जाएगी। दूसरी बात है कि अगर यूरोपीय सैनिक यूक्रेन में आते हैं, ग्राउंड पर आते हैं, तो फिर युद्ध होना स्वाभाविक है। हालांकि मुझे लगता है कि यूरोपीय सैनिक इस वक्त यूक्रेन में ग्राउंड पर आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी और वो ये रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन कुछ भी हो सकता है। कम से कम तैयारियां तो जिस तरह से यूरोपीय देश भी कर रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ यूरोप ने अपने हथियार प्रोडक्शन की जो सीमा है उसको बढ़ा दी है, बहुत तेज़ी के साथ हथियार बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दुनिया के 100 बड़े हथियार कंपनियों को अगर आप देखें तो उसमें से 30 यूरोप में हैं। आखिर हमने भी जो मतलब इंडियन एयरफोर्स के लिए हमने राफेल फाइटर जेट खरीदा था, तो वो भी तो हमने फ्रांस से लिया है। तो फ्रांस हो, स्वीडन हो, नीदरलैंड हो, या यूक्रेन या यूरोप हो, यूके हो, ये इन सब में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हथियार बनाने की अच्छी बड़ी कंपनियां हैं। पहले वो उतना ही हथियार बनाते थे जो वो दुनिया के अलग अलग देशों को बेच सके, लेकिन अब उन्हें बेचने से ज़्यादा अब खुद की लड़ने के लिए ज़रूरत है। तो अब जाहिर है कि वो उसका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ाएंगे और उसके लिए उन्होंने बजट भी अलोकेट किया, और वो बजट बहुत ह्यूज है। जब मैं ह्यूज बात करता हूँ तो आप यूँ देखिए कि 2030 तक यूरोपीय देशों ने अगले 5 साल में 900 अरब डॉलर का बजट आवंटित किया है केवल और केवल हथियार बनाने, हथियार खरीदने के लिए, जो बहुत बड़ा है भारत का। जबकि भारत दुनिया के तीसरे चौथे नंबर का सबसे बड़ा आर्मी है और इसका रक्षा बजट 75 अरब डॉलर का है, और वहाँ 900 अरब डॉलर का यूरोप ने सिर्फ रूस से लड़ने के लिए हथियार खरीदने के नाम पर आवंटित किया है। मतलब 15 गुना ज़्यादा, यानी हर साल भारत के रक्षा बजट से 3 गुना ज़्यादा वो खर्च करेंगे हथियारों के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप समझ ही सकते हैं कि अगले 2-3 साल में यूरोप के पास कितने हथियार हो जाएंगे, और रूस इस बात को समझ रहा है। इसलिए रूस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू करने से पहले हथियारों को लेकर अपनी तैयारी कर रखी थी, उसी तरह से रूस ने भी यूरोप के साथ संभावित युद्ध को लेकर अपनी तैयारी उनकी जारी है। वो ये सोचकर चल रहे हैं कि अगर यूरोप से झगड़ा होता है तो वैसी स्थिति में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, और उन हथियारों को वो तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध में उन्होंने दो जो है सो नए हथियार लॉन्च भी किए थे। आपने देखा बुरवेस्निक और ऑर्सेनिक मिसाइल का उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन मैंने जितने भी रूसी जनरल सबसे बात की, रूसी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के लोगों से बात की, उनका दावा है कि बहुत से ऐसे हथियार हैं जिनको अब तक सामने नहीं लाया गया है, लेकिन उनका वो इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने मजाकिया तौर पर एक खास करके कॉमेट को लेकर ये कहा था कि जो जिसे आप धूमकेतु कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, कि वो स्पेस में था। लोग तो ये भी कहते हैं कि वो रूस का सीक्रेट ग्रह है वो दरअसल। लेकिन इसके बहाने पुतिन और रूस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में भी रूस बहुत मजबूत स्थिति में है और वहाँ पर भी वो अपने हथियार रखने या हथियार को ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। तो फिर क्या ज़मीन, क्या समंदर, क्या आसमान, क्या अंतरिक्ष, सब एक बराबर है, हर जगह तैयारी हुई है। देखिए, वैसे भी जब देशों का मकसद युद्ध लड़ना हो जाए तो फिर आप जन कल्याण के लिए पैसे नहीं लगाते, फिर आप वो सारे पैसे डाइवर्ट करते हैं हथियार बनाने के लिए। और यही तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहता था कि जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ युद्ध के नाम पर जो है सो इस्तेमाल किया जाए। आप सोचिए कि पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर के सामने ब्रसेल्स में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और बड़ा दुख होता है ये बताते हुए। बहुत से किसान, सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रक और ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे, और उन्होंने आलू और दूसरे और फसलों को भी वहीं सड़क पर जो है सो गिरा दिया, जैसा प्रदर्शन के दरमियान होता है। वो दरअसल यूरोपीय यूनियन से कह रहे थे कि आप ऐसी नीतियां अपना रहे हो जिससे हम किसानों को नुकसान होगा, तो उसके विरोध में था। ये कहने का मतलब ये है कि यूरोपीय यूनियन के नेताओं पर इस बात के आरोप लग रहे हैं कि वो अपने लोगों के कल्याण के लिए पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो पॉलिसी बना रहे हैं उन हथियार कंपनियों के लिए, उन लॉबिस्ट के लिए जो चाहते हैं कि रूस और यूरोप के बीच जंग हो ताकि उन्हें मोटा मुनाफा हो।
मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आप हथियार बनाने वाली कंपनियों पर आंख मूंद कर लगा सकते हैं पैसे, क्योंकि इन्हें तो मुनाफा ही मुनाफा होना है। लेकिन पुतिन भी ये सब बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि जहां पैसा मूव करता है पॉलिसी उधर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। तो वो देख रहे हैं कि यूरोप के देश, पश्चिमी देश किस डायरेक्शन में अपने पैसे को लेकर जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि रूस के लिए भी इस वक्त अगर आप कहें तो पुतिन साफ तौर पर ये बात कहने से हिचकिचाते नहीं हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या और भी मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे, तो उसका जवाब वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ मैं नहीं करूँगा। उसका जवाब वो कहते हैं कि अगर आप हमें इज्जत दोगे तो हम नहीं करेंगे, मतलब हमें लगेगा कि आप इज्जत नहीं दे रहे हो तो हम मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे। तो ये बात वो यूरोप के लिए कहते हैं। अब पुतिन के इन ऐलान से, इन बयानों से जाहिर है यूरोप में अलग किस्म का रिएक्शन आया है। यूरोपीय नेता इसे पुतिन की धमकी के तौर पर देख रहे हैं, पुतिन की चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं। रूस इसे आत्मरक्षा से संबंधित दिए हुए बयान समझ रहा है, लेकिन यूरोप के नेता और यूरोपीय देश इसे पुतिन की और रूस की चेतावनी के तौर पर देख रहा। तो यही हो रहा है। हॉलीवुड की एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, बेन एफ्लेक उसके हीरो हैं, और उसमें वो फिल्म है सम ऑफ ऑल फियर्स, जिसमें बताया जाता है कि कैसे रूस और अमेरिका एक बार परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी, और उसका कारण ये था कि दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से डर लग रहा था। जैसे चेस में आप एक प्यादे को या एक आप कहें कि पीसेस को एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, तो दूसरा पार्टी ये सोचता है कि ये हम पर हमला करने आ रहा है, फिर वो काउंटर में अपने प्यादे या अपने पीसेस को मूव करता है। ठीक यही हो रहा है। यही रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध के दरमियान होता था, और यही रूस और यूरोप के बीच अभी हो रहा है। लेकिन बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध से अलग रूस और यूरोप का युद्ध ज़्यादा विध्वंसकारी होगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि यूक्रेन पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का जनादेश पुतिन के पास नहीं है। पुतिन के पास ये मैंडेट नहीं है कि वो यूक्रेन में मौजूद लोगों को ख़त्म कर दें, क्योंकि रूस और यूक्रेन एक दूसरे से जुड़े हैं, उनके बीच खून का रिश्ता है। लेकिन रूस और यूरोप के बीच वही नफरत है, वही घृणा है जो आप कह सकते हैं आज की तारीख में जब आपने इजराइल और गाज़ा का युद्ध में पाया था। तो जब इस तरह की नफरत, घृणा और अविश्वास रहता है तो फिर वैसे में तबाही ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर रूस और यूरोप के बीच लड़ाई होगी तो पहली बात तो है कि वो बराबरी की लड़ाई होगी, वो कांटे की टक्कर होगी, और ऐसे में रूस को भी लगेगा कि कहीं मैं हार ना जाऊं। तो वैसी स्थिति में रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से नहीं हिचकेगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कैलिनिनग्राद वो रेड लाइन है। जिस दिन कैलिनिनग्राद को यूरोपीय देशों ने घेरा, बस समझिए उसके बाद वो महायुद्ध शुरू हो जाएगा, जिसे आप तीसरे विश्व युद्ध का नाम दे दें या फिर दुनिया की तबाही वाला युद्ध। मैं इसलिए कहता हूं दुनिया की तबाही वाला युद्ध, क्योंकि जब रूस और यूरोप लड़ेंगे तो फिर ये रूस और यूरोप तक सीमित नहीं होगा, फिर दुनिया का शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इससे प्रभावित ना हो। तो इसी के साथ आज बस इतना ही। आपका भी अगला साल अच्छा रहे, इसी शुभकामना के साथ, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में तो शांति नहीं होने वाली है, लेकिन आपके जीवन में शांति हो, समृद्धि हो। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।